नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबर और सभी हलचल लेकर हम एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं। और आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी वो आपको बताते हैं, क्योंकि अब पहले दूसरे दौर का भी जो है वो चुनाव प्रचार जो है थम रहा है। तो हमारा फोकस जिन खबरों पर रहेगा वो हम आपको बताते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान पर है और ये प्रचार अभियान थम गया है। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। दोनों राज्यों में 15 फरवरी को होगा मतदान। तो नजर रहेगी दूसरे चरण पर और उत्तराखंड पर। आज की दूसरी बड़ी खबर, बड़े बड़े दावों और वायदों के बावजूद क्यों नहीं मिल पा रही है गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, क्यों दावे जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं, दिखाएंगे आपको बरेली से एक रिपोर्ट के जरिए। और वोट यात्रा में दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और उत्तराखंड के श्रीनगर की तस्वीर। तो आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी। जी हाँ, देखिए 3 बड़ी का प्रचार अभियान थमा, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी दूर, जमीन पर नहीं उतर रहे वादे, और पीलीभीत और श्रीनगर से वोट यात्रा। इन खबरों पर हमारी नजर आएगी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार शाम यानी आज शाम प्रचार थम गया है। इस चरण में 15 फरवरी को 11 जिलों की 67 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियों के दिग्गज आज चुनावी मैदान में उतरे और अपनी अपनी पार्टियों, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 15 फरवरी को 67 निर्वाचन क्षेत्रों पर यह चुनाव होना है, जिनमें 11 जिले शामिल है। आपको बताते हैं, आइए देखिए कौन कौन से जिले हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, ये दूसरा चरण है जहां पर चुनाव होंगे। इसके अलावा बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, यहां पर भी चुनाव होना है। और दूसरे चरण में कुल मतदाता करीब 3.3 करोड़ से ज्यादा है पुरुष, जिसमें 2 करोड़ 28 लाख, महिला 1 करोड़ 4 लाख। तो उत्तर प्रदेश की 67 सीटों पर करीब 3 करोड़ 32 लाख मतदाता वोट डालेंगे। उत्तराखंड की 69 सीटों पर वोट होने हैं। और अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के इस चुनावी फेज में भाजपा 67 सीटों पर, बसपा 67, समाजवादी पार्टी 51, कांग्रेस 18 और अन्य उम्मीदवार 518 हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा फेज, कुल उम्मीदवार 781। इसमें देखें तो आपराधिक पृष्ठभूमि के भाजपा के 24% उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस के जो हैं, इसके अलावा 41% सपा के और 25% बसपा के उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं। दूसरे चरण की बात करें तो सपा एक तरह से बाजी मारती हुई यहां दिख रही है, सभी पार्टियों से आगे दिख रही है, आपराधिक उम्मीदवार उतार रहे हैं। करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो कुल 256 है, जिसमें भाजपा के 75% और कांग्रेस के 72%, सपा के 88% और बसपा के 75%। यहां पर भी करोड़पति उम्मीदवार उतारने में भी समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। समाजवाद है ये नई तरह का, जहां पर करोड़पति उम्मीदवार हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं। तो ये तो हमने आपको बताया, उम्मीदवारों के तस्वीर बताई। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 के चुनावी आंकड़ों की। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 67 में से ये जो 67 सीटें थी, इनमें से 34 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। जी हाँ, 34 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। बसपा को 18, कांग्रेस को 3, भाजपा को 10, अन्य के खाते में 2 गई थी। तो इन 67 सीटों में सबसे बड़ा चंक समाजवादी पार्टी का था, 34 सीटों पर। ये 2012 विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। और अगर प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो मुरादाबाद से अतीक अहमद, बसपा के ये दबंग उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। मुरादाबाद नगर से अतीक अहमद बसपा के, राजेश अग्रवाल भाजपा से हैं, बरेली कैंट से भाजपा के मुख्य जो हैं राजेश अग्रवाल भाजपा के उम्मीदवार, और भगवत शरण समाजवादी पार्टी से, सपा से उम्मीदवार है। नवाबगंज से, अमरोहा से महबूब अली समाजवादी पार्टी से मुख्य उम्मीदवार, महबूब अली। और नौगांव से चेतन चौहान भाजपा के उम्मीदवार हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं अमरोहा के। और पूर्व क्रिकेटर हसनपुर से कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के, साइकिल पर चढ़कर विधानसभा पहुंचने की कोशिश में। और संभल से कहें तो इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं।
पिंकी यादव समाजवादी पार्टी से आसमोली से चुनाव लड़ रही हैं और आजम खान समाजवादी पार्टी के विवादास्पद नेता रामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल्ला आजम सपा से लड़ रहे हैं, स्वाटांडा से आजम खान के बेटे हैं। और पीलीभीत सदर से रियाज अहमद समाजवादी पार्टी से, नुक्कड़ से इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार, ये भी बहुत विवादित चेहरा है। आपको याद होगा 2014 के चुनाव में बहुत ही विवादास्पद भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। धर्म सिंह सैनी भाजपा से नुक्कड़ से ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य उम्मीदवारों में से एक। बेहद से महावीर राणा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, महावीर राणा बेहद से। बेहद से हाजी इकबाल से उनका मुकाबला है, बसपा के हाजी इकबाल दूसरे चरण के मुख्य उम्मीदवार थे। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस चरण के बारे में और बात करेंगे और आपको वोट यात्रा भी दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो वादे होते हैं दरअसल उनकी जमीनी हकीकत क्या है। ब्रेक के बाद हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, ना यहाँ ना और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमेशा से ही सरकारें बड़े बड़े वादे और दावे करती आई हैं, और खासकर जब चुनाव का मौसम हो तो इस बारे में दावे और वादे और बढ़ जाते हैं। वादे और दावे होते हैं, लेकिन इनके ज़मीन पर असल हकीकत में तब्दील होने में आज भी बहुत सारी रुकावटें हैं। आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की असल तस्वीर आपको दिखा रही है। वो नहीं जो अखिलेश दावा कर रहे हैं, उससे ठीक हो लगे।
ये बरेली जिले के मीरगंज विधानसभा के दुनका क्षेत्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इस केंद्र को इस मकसद से खोला गया था कि लोग बीमार होने पर यहाँ बैठने वाले डॉक्टर्स के जरिए ठीक हो पाएंगे, लेकिन ये केंद्र तो खुद ही बीमार है। केंद्र में ताले लटके हैं। जब इस बारे में लोगों से बात की तो वो अपना आपा खो बैठे। तुम्हारी ये बच्ची कहाँ हुई है? अस्पताल में हुई है? यहाँ पे आती थी तुम अपने इलाज के लिए? नहीं, घर पे हुई है। हाँ, पूरी रात हो गई के हाथ पे कोई सुविधा नहीं है, नहीं एम्बुलेंस आई, नहीं कोई मिशन, नहीं डॉक्टर, नहीं कुछ भी नहीं आई है। हम क्या मर जाते घर परे परे, पूरी रात होगी के हाथ पे। कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। यहाँ से भागने पड़ता बरेली। 24 घंटे चिकित्सा सुविधा के लिए खोले गए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी नदारद थे। डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं मिले। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जरा सुन लीजिए असल में दावों की हकीकत है क्या। और इस पीएचसी में कहीं तारीख नहीं लिखी हुई है। इस रजिस्टर में आप देख रहे हैं तारीख का कॉलम खाली है और बाकी ये सब भरा हुआ है। हमने 108 को फोन किया, करते करते परेशान हो गए। आखिर ऐसी ऑटो से लेके गए, लड़की शीशगढ़ में जाके खत्म हो गई और वो जिंदा तक नहीं बची। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। इलाज के लिए आने वाले मरीज रोज आते हैं और अस्पताल बंद रहने पर बहरंग वापस लौट जाते हैं। जब केंद्र की एक कर्मचारी मौके पर पहुंची तो देखिए कैसे मामले को घुमाने की कोशिश की। आप हमें बताइए ना, जब अगर इन्होंने 108 में फोन करा, एम्बुलेंस के लिए फोन करा, जब नहीं उपलब्ध है तो ये कहाँ जाएंगी? क्या आपने फोन किया था? ये कह तो रही है कि एम्बुलेंस मैडम एक मिनट क्या था, नहीं आई थी एम्बुलेंस, नहीं आई थी ना। नहीं। ऋतु वर्मा, बरेली, डीडी न्यूज। तो आपको याद होगा कि अखिलेश यादव हर चुनावी सभा में जाके बोलते हैं, काम बोलता है, और पिछले दिन उन्होंने बहुत सारी चुनावी सभाओं में ये कहा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब बदल गई है, आप फोन कीजिए, एम्बुलेंस आती है मरीज की तीमारदारी के लिए। लेकिन अखिलेश यादव कुछ कहते हैं पर राज्य की जनता जो है वो अपना हाल कुछ और बता रही है। सच क्या है, फैसला आपको करना है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लोगों की चुनाव को लेकर हर तबके को अपने अपने नेताओं से कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ वादों का हिसाब किताब भी जो है लोग लेना चाहता है। ये देखते हैं सहारनपुर की फर्नीचर मार्केट जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपने बेहतरीन काम के लिए जाने जाती है। कितने वादे पूरे हुए इन लोगों से और क्या है यहाँ के व्यापारियों की उम्मीदें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। उत्तर प्रदेश में यूं तो माहौल चुनाव का है, लेकिन चुनाव ही तो ऐसा मौका है जब गांव शहर की हकीकत सामने आती है। बात सहारनपुर की करें तो इसकी पहचान है यहाँ के लकड़ी के व्यवसाय की। घर का फर्नीचर हो या फिर सजावट का कोई भी सामान, यहाँ की नक्काशी का नाम देश भर में है। नाम भले ही देश भर में हो, लेकिन इस व्यवसाय पर मंडरा रहा खतरा सिर्फ इस काम को करने वाले कामगार ही समझते हैं। प्रदेश में विकास के नारे के बहाने फिर सत्ता कब्जाने में जुटी प्रदेश सरकार ने लकड़ी के इस लघु उद्योग को कितना बढ़ावा दिया है, आप खुद सुनिए। 100 साल से हमारे बुजुर्गों से काम चला रहा, लेकिन आज तक हमें किसी तरह की कोई सुविधा गवर्नमेंट से नहीं है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइट की। लाइट अगर होगी, वैसे तो हैंड क्राफ्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं को मशीन की ज़रूरत तो पड़ती है। अब जहाँ भी पड़ती है वहाँ पे लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए कब चली जाए। हालात जो हैं, जब हम ही सही तरह से उसको नहीं कवर कर पा रहे तो पीढ़ी ये सोचती है कि भाई जब यही इन्होंने आज तक कोई तरक्की नहीं की तो हम ही करके क्या करेंगे। पॉलिसीज़ जो अपनी गवर्नमेंट की हैं वो इसकी तरफ का कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे अगर आप कच्चे माल की बात करें, उसकी कॉस्ट इवन 1.5-2 साल में ही 100% भी अगर कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, इतना डिफरेंस आया है। कुछ अलग से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हों, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो बाप से बच्चों को मिल गया बस उसी पे काम चल रहा है। ये जानना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले की पहचान वहाँ के कारोबार लघु उद्योग से है। बड़े बड़े दावे और वादे करने वाली सरकारों को तो सिर्फ जमे जमाए उद्योगों को सिर्फ प्रोत्साहन ही देना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकारों की उदासीनता के चलते रोजगार देना तो छोड़िए, जो लोग इस धंधे से जुड़े हैं वो भी लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। बिजली की कमी, सड़कों की खस्ता हाल और रंगदारी जैसे अपराधों के चलते ये धंधा अब बंद होने की कगार पर है। सहारनपुर के लकड़ी के कारोबार की पूरे देश में अपनी एक अलग ही पहचान है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये उद्योग घाटे का सौदा साबित होने लगा है, अब व्यापारियों का इससे रुझान भी बदलने लगा है।
इसका सबसे बड़ा कारण है राज्य सरकार का यहाँ के कारोबारियों को प्रोत्साहन न देना। अपने कैमरामैन भीम सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, सहारनपुर। चलिए, तो हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई सहारनपुर से और अब आपको ले चलते हैं वोट यात्रा पर। पीलीभीत में हमारी आज पहुंची है वोट यात्रा। आपको दिखाते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की उम्मीदें क्या हैं और किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, कैसे सवाल लोग उठा रहे हैं। यहाँ इस वोट यात्रा पर लोगों का बीच गई हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा। वोट यात्रा के सफर में आज हम पहुंच चुके हैं पीलीभीत। 15 तारीख को दूसरे चरण में जिन 11 जिलों में मतदान होना है उनमें से एक पीलीभीत भी है। पीलीभीत छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से माना जाता है उत्तर प्रदेश के जिलों में, लेकिन इसका इतिहास बेहद खास है और दिलचस्प है। इतिहास से भी रूबरू कराएंगे आपको, साथ ही मिलवाएंगे यहाँ के लोगों से। चुनाव से पहले क्या सोचते हैं वो, क्या हैं उनके मुद्दे और किस तरह से वो देखते हैं राजनीतिक पार्टी जो अपने मुद्दों को रख रही है जनता के बीच में, उस पर क्या है उनकी राय। आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों की राय। यहाँ के लोगों को वो उतना रोज़गार नहीं मिल सका है क्योंकि ज़राए नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ गिने चुने तरीक़े हैं जिससे लोग रोज़ी कमाते हैं। यहाँ पर जो भी विधायक बने, लेकिन क्षेत्र का विकास हो, उद्योग लगे यहाँ पर। उद्योग लगेंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। मेन समस्या यही है, विकास नहीं हुआ आज तक। बेरोजगारी यहाँ पे बहुत है, काम धंधा बिल्कुल चलता ही नहीं कोई। सरकार जो भी बने, पर अच्छा यही है कि यहाँ पे उद्योग धंधे लगे ताकि बेरोजगारी दूर हो। हालात तो इस टाइम तो लगभग ख़त्म के कगार पे है, लेकिन जब ये शबाब पे था काम इसका तो लगभग यहाँ पर 3-4 हज़ार आदमी काम करता था। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य ये रहा कि पीलीभीत को बड़ी लाइन नहीं मिल पाई और देर से काम हुआ। 2017 में हमें बड़ी लाइन मिल पाई, जिसका डायरेक्ट संचालन माल का हमें आसाम से पीलीभीत नहीं हो पाया। हम चाहते हैं कोई फैक्ट्री हो ताकि लोग रोजगार से लगे, हमने तरक्की हो। यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है लोगों को, काम कोई है नहीं, लोग ज़्यादा परेशान हैं इसलिए बाहर जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई अच्छा आदमी बने जो इस शहर को अच्छा विकास करे। हम ये चाहते हैं सरकार ऐसी है जो माताएं, बहनें, व्यापारी सुरक्षित रहे। तो पीलीभीत से अपनी इस वोट यात्रा में हमारी कोशिश थी कि हम आपको रूबरू कराएं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या है उसके मुद्दे, विकास की क्या तस्वीर है इस शहर की। कैमरामैन विनय और असिस्टेंट विनोद के साथ ऋतु वर्मा, पीलीभीत से। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियाँ अपने पास, निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियाँ अपने पास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। GST, कई करों की जगह एक कर।
सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। छुट्टे नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के साथ साथ उत्तराखंड में भी जो है चुनाव है, उसका जो चुनाव के बाद चुनाव वहाँ पर भी मतदान है और वहाँ भी चुनाव प्रचार थम गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र जो हैं 69 सीटों के लिए मतदान होना है। हालांकि कुल मिलाकर 70 सीटें हैं यहाँ, लेकिन एक उम्मीदवार की मौत होने के कारण एक सीट पर चुनाव फिलहाल जो है टाल दिए गए। तो 69 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें कुल 13 जिले हैं, यानी उत्तराखंड के 13 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होना है। करीब मतदाताओं की संख्या 75,12,559 होगी, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 39,33,564 है और महिला मतदाताओं की संख्या 35,78,995 होगी। गौरतलब है कि इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में करीब 637 उम्मीदवार उतरेंगे। इनमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 575 और महिला उम्मीदवारों की संख्या 62 है। आइए जानते हैं इस बार के चुनावी मुद्दे क्या है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, विकास, खराब शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे का अभाव, ये कुल मिलाकर जो है उत्तराखंड के मुद्दे हैं। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2012 के चुनावी आंकड़ों की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 में से 32 सीटें मिली थी और वोट शेयर 33.79% था। वहीं भाजपा को 31 सीट मिली थी और वोट शेयर 33.13% रहा था। बसपा को 3 सीटें मिली थी और बसपा का वोट शेयर 12.19% रहा था। उत्तराखंड क्रांति दल को 1 सीट मिली थी और उसका वोट शेयर 1.93% रहा और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी और वोट शेयर अन्य का 19.41% रहा था। बहुत कांटे की लड़ाई हुई थी। उत्तराखंड वीआईपी सीटों की बात करो तो किच्छा, जहां से हरीश रावत मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। राजेश शुक्ला उम्मीदवार हैं भाजपा के। उत्तराखंड बीजेपी ये गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस से हैं, जो जागेश्वर से चुनाव लड़ रहे हैं। रानीखेत से अजय भट्ट हैं, भाजपा के उम्मीदवार और विपक्ष के नेता भी थे। ये वीआईपी सीटों का हम आपको बता रहे हैं। और आइए अब देखते हैं उत्तराखंड के श्रीनगर से वोट यात्रा। यहां लोगों से बात की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के श्रीनगर में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। 1973 में एक लंबे जन आंदोलन के बाद इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तब से ये यहाँ पर शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ से पढ़कर निकलते हैं। बावजूद इसके छात्रों का यहाँ से पलायन लगातार जारी है। तो आज वोट यात्रा के इस चरण में हम जानते हैं कि छात्रों की क्या कुछ आकांक्षाएं हैं सरकार से, क्या कुछ वो मानते हैं इस पलायन का कारण और क्या कुछ इसके समाधान उनके दिमाग में है। एक तो समस्या ये है कि हम लोगों को किताबें पूरी नहीं मिलती हैं। नेट कनेक्टिविटी की भी काफ़ी समस्या यहाँ रहती है। और जबकि देखें तो अगर अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के चाहे जेएनयू हो या डीयू, तो उनके अपेक्षा हम लोगों के विद्यार्थियों को किताबें नेट कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। लड़कियों के लिए तो एक तो यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, फिर ये जो पुल था यहाँ पे भी पुल नहीं बन पाया। बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, प्लस ये पुल की समस्या है, बाकी हॉस्टल्स की समस्या है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स नहीं हो पाते हैं, सीटें कम होती हैं, गर्ल्स एडमिशन ज़्यादा होते हैं, बाहर से बच्चे बहुत आते हैं। 2-3 बस हैं, 2-3 बस में नहीं हो पाता है, कुछ नहीं होता ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, श्रीनगर में रहते हैं
MSc MCom डिपार्टमेंट चौरास में, तो कन्वेंस की प्रॉब्लम के कारण वो बच्चे वो कोर्स नहीं कर पाते हैं। हमें परमानेंट फैकल्टी की जगह गेस्ट फैकल्टी पढ़ाती है। यहाँ हर 30 बच्चों पे एक परमानेंट फैकल्टी होनी चाहिए, पर यहाँ ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर हो, जहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उन्हें उनके फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाए, ताकि यहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो उस ट्रेनिंग वो आगे भी उस चीज़ को लेके जाएं। और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ही एम्प्लॉयमेंट ऐसा किया जाए कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। रोज़गार अभी भी वो प्रॉब्लम है, अभी भी बनी हुई है। अभी भी हमारे बहुत सारे जो युवा हैं, हम पार्टी पे पार्टी बदलते रहते हैं, वादों पे वादे होते रहते हैं, परंतु जो हमारे युवा हैं आज भी रोजगार बैठे हैं। अगर कोई सक्षम है तो वो अपने रोजगार से है थोड़ा बहुत। यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्डिंगें बना दी हैं, लेकिन उनमें उतने अच्छा फैकल्टी नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कोर्सेज खोल रखे हैं, लेकिन उनकी अच्छी सुविधाएं नहीं दी पा रही हैं। विकास के तमाम दावों के बावजूद श्रीनगर जैसे शहर में भी सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक झूला पुल है और इस तरह के तमाम पुल हैं जो यहाँ के एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ने का काम करते हैं। हम जानते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो। यहाँ पर कनेक्टिविटी एक मेन प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ का टूरिज्म पे इफेक्ट रहता है। अगर कनेक्टिविटी अच्छा हो तो टूरिज्म फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है, और यही हाल हमारे कैंपस का है। कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से जो है काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इवन बीच में आपदा भी आई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई जो है यहाँ पे सुविधा नहीं हो पाई है अभी तक। कई MPs आ गए होंगे, MLA आ गए, लेकिन ये पुल की हालत अभी आप देख सकते हैं किस स्थिति में है। एक हफ्ते कंप्लीट होगा। शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, आपदा के अलावा जो संपर्क सुविधाएं हैं उनका अभाव यहाँ की एक बड़ी समस्या है, और इस बार ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। लोग मानते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कि समस्याएं यथावत बनी हुई हैं। विकास बनाम भ्रष्टाचार के नाम पर इस बार वो मत डालना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आश्वासनों के झूले में अब ना झूलें। विकास का एक ऐसा पुल तैयार हो जो न केवल उनकी ज़िंदगी की रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ा सके, बल्कि देश के विकास में भी वो महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। कैमरामैन सत्यप्रकाश दुबे और सौरभ के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, श्रीनगर। श्रीनगर से इस वोट यात्रा के साथ ही चुनावी महासंग्राम में आज बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।